दोस्तों करंट अफेयर्स यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आपको करंट अफेयर्स को तैयार करना। जिन बच्चों ने सीरियस प्रिपरेशन की थी 2024 की, उन बच्चों ने इस चीज को डेफिनेटली फील किया होगा कि इस बार का एथिक्स का जो पेपर था वो पिछले कई सालों के कंपैरिजन में अच्छा खासा डिफिकल्ट था। अगर आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड करी हैं, आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आपके लिए 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से थे और आप काफी कंफर्टेबली इसको कर पाए होंगे। तो कैसे आप एक छोटी सी स्कीम को पेरेंट स्कीम से जोड़ सकते हैं, ये आपको कनेक्शन बिठाना होगा जब भी आप करंट अफेयर्स में कुछ भी पढ़ते हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का एग्जाम जस्ट अभी दिया है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उन सारे बच्चों ने सॉल्यूशंस जरूर चेक कर लिए होंगे। गेट वाला की पूरी टीम ने, गेट और ईएससी की पूरी टीम ने आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, इस छोटे से सेशन में मैं बात करना चाह रहा हूं दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो मैं आपसे डील करता हूं कि 2024 में उनका नेचर क्या रहा और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको किस तरीके की अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, खासतौर से इन दो सब्जेक्ट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं वेटेज की बात कर लेता हूं। अगर आप वेटेज की बात करें तो जो इस साल का पेपर था उसमें करंट अफेयर्स के लगभग 15 क्वेश्चंस आए थे। और अगर आप एथिक्स की बात करें, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन की अगर आप बात करें तो लगभग 11 क्वेश्चंस आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा वेटेज है। सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की। दोस्तों, करंट अफेयर्स यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जब बात यूपीएससी की आती है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का लेवल भी काफी अच्छा होता है। आप कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज के बराबर तो नहीं होता है, बट उससे थोड़ा सा ही पीछे होता है। मतलब आप कह सकते हैं द अप्रोच शुड बी इन लाइन विद द करंट अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज। उसके आसपास की ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब उस तैयारी के लिए क्या हमें नया करना पड़ता है? हमें नया ये करना पड़ता है कि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ें, हमें उन टॉपिक्स के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी इंफॉर्मेशन को, करंट अफेयर्स की किसी इंफॉर्मेशन को एक कंपार्टमेंटलाइज वे में सोचें। ये नहीं कि आपने ये फैक्ट याद कर लिया, ये फिगर याद कर लिया तो बस हो गया। आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। वैसे इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट आप मान सकते हैं आगे किसी भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके ऊपर हमने अपने सेशंस में बात करी थी। आगे आने वाले समय में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी, जिसमें यह देखा गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मॉडल है, जो आईसीडीएस में यूज होता है, 1975 का जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें मदर्स को और जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी हेल्थ को लेके, उनके न्यूट्रिशन को लेके बहुत सारी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। तो कैसे आप एक छोटी सी स्कीम को पेरेंट स्कीम से जोड़ सकते हैं, ये आपको कनेक्शन बिठाना होगा जब भी आप करंट अफेयर्स में कुछ भी पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की भी मैं आपसे बात करता हूं। आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो किसी ना किसी अच्छे न्यूज़पेपर के डायरेक्ट आर्टिकल से या कंटेंट से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो रिसोर्सेज के मामले में आप ये कह सकते हैं कि अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पहले भी न्यूज़पेपर हमेशा कहा जाता था कि भाई आपको पढ़ना है, बट अब ये क्या है, अब ये आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, इंडिस्पेंसेबल है, पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक तरीके का गवर्नमेंट का गजेट है। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, कोई भी स्टेप उठाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, डे टू डे बेसिस पे इसमें कुछ ना कुछ न्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ रही हैं, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आपको करंट अफेयर्स को तैयार करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अलावा जो आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको यह ध्यान रखना है जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ
लॉ हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, या कोई भी XYZ मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हो, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको रेगुलर इंटरवल्स पे जाकर उसको विजिट करना पड़ेगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी लेवल पे। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वरना आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो शायद एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। बट ये 3 रिसोर्सेज काफी हद तक आपके नेक्स्ट ईयर के करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। अब हम आते हैं एथिक्स के ऊपर। जिन बच्चों ने सीरियस प्रिपरेशन की थी 2024 की, उन बच्चों ने इस चीज को डेफिनेटली फील किया होगा कि इस बार का एथिक्स का जो पेपर था वो पिछले कई सालों के कंपैरिजन में अच्छा खासा डिफिकल्ट था। हां, अगर आपने थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन को रीड किया होता, अगर आपने अपने कंटेंट के साथ, आपने जो पढ़ा था उसके साथ आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज किया होता, तो शायद अगर आपने 5 क्वेश्चन बनाए हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन और बना सकते थे। बट मैं समझ सकता हूं कि ये कहना बहुत आसान होता है, एग्जाम के प्रेशर में जब आप बैठे होते हैं और पूरे 1 साल की मेहनत दांव पर लगी होती है, तो उस समय वो डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है। बट एथिक्स की अगर आप बात करें तो फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है कि 2024 का पेपर किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता है, 2025 में आपको इस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब आप थिंकर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं डे 1 से 2017 से ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अब आप थिंकर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, फिलोसफर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें एक समस्या आती है, कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमने तो बहुत सारे थिंकर्स पढ़े थे, बट जरूरी नहीं कि वही थिंकर्स एग्जाम में आ जाए। थिंकर्स तो बहुत सारे, हजारों थिंकर्स हैं, किसी न किसी मुद्दे पे किसी न किसी थिंकर ने कोई ना कोई बात कही हुई है, तो इतने सारे थिंकर हम याद कैसे करें, हमें तो टेक्निकल भी पढ़ना है। तो मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्लासिकल थिंकर्स पे। क्लासिकल शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं, जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आप कोई भी डांस कर देते हैं, कुछ लोग नागिन डांस कर देते हैं, कुछ लोग भांगड़ा कर देते हैं, चाहे म्यूजिक कुछ भी बज रहा हो, डांस वही होता है। बट जो क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं और आज से नहीं कितने ही सालों से उनका रेलेवेंस बना हुआ है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्लासिकल थिंकर वो थिंकर हैं जिनका रेलेवेंस हमेशा बना रहेगा, आगे भी बना रहेगा। आज भी हम वेबर की बात करते हैं, आज भी हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, आज भी हम टेलर की बात करते हैं, फेयोल की बात करते हैं, मैरी पार्कर फोले की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे थिंकर हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हर्बर्ट साइमन की बात करते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करें तो हम एल्टन मेयो की बात करते हैं। अगर हम नीड्स हायरार्की थ्योरी की बात करें तो हम अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं, लॉरेंस कोल्बर की बात करते हैं, कैरल गिलिगन की बात करते हैं। बहुत सारे थिंकर्स हैं। डिओन्टोलॉजी में बात करें तो इमैनुअल कांट की बात करते हैं। WD रॉस की जो प्राइमा फेसाई ड्यूटीज हैं वो क्लास नोट से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कम से कम आप मान के चलिए कि 11 में से कम आप मान के चलिए 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्टली नोट से थे। अगर आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड करी हैं, आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आपके लिए 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से थे और आप काफी कंफर्टेबली इसको कर पाए होंगे। तो एथिक्स में आपको क्या करना है, आपको सारा का सारा फोकस करना है क्लासिकल थिंकर्स के ऊपर। अगर आपने क्लासिकल थिंकर पढ़ लिए तो बाकी के थिंकर्स आपने हो सकता है नहीं भी पढ़े हो, बट जो बात, जो कंटेक्स्ट, जो सिचुएशन आपके सामने आएगी उसको आप पकड़ लोगे, उसका सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन देखो यूटिलिटेरियनिज्म पे आया था, जेरेमी बेंथम का, जो मैंने आपको बोला था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट ही लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाला। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स और एथिक्स को लेकर चलना है अगर आप 2025 के लिए एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस काफी बड़ा है और आपको पेपर 1 और टेक्निकल का जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों का 2024 का पेपर अच्छा गया है, आपने सोल्यूशन मिला ही लिया होगा, डिटेल सोल्यूशन पूरी टीम ने प्रोवाइड किया है।
तो उन बच्चों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका मेंस का एग्जामिनेशन कन्वेंशनल पेपर होने वाला है टेक्निकल का। तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए मेंस के पेपर पे। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वाला पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। मेरा टेलीग्राम चैनल है आशुतोष, जो कि मेरा नाम है, आशुतोष सर PW। आपके कुछ भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट को लेके, प्रिपरेशन को लेके, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।